हाँ, तो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए इससे पहले जब भी हमने लाइव सेशन लिया था तो उस लाइव सेशन में देखिए हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं उस प्रोसेस में हमने डिस्कस की थी। और देखिए इससे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने देखी थी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात रेखिक अवकल समीकरण। तो देखिए उस अवकल समीकरण में और इस अवकल समीकरण में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के स्थान पर अगर हम एक्स पुट कर देते हैं, क्या ले लेते हैं हम, ए एक्स प्लस बी के स्थान पर अगर हम एक्स ले लेते हैं तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाती है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन समघात रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाती है, जिसे हम कोशी अवकल समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी है और वहाँ कोशी अवकल समीकरण में क्या था, ए एक्स प्लस बी के स्थान पर एक्स था, इतना ही डिफरेंस है। और देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं और बी को 0 बना देते हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का प्रोसेस भी हमने समझा था। इसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का चेंजेज आता है। और देखिए इस तरह का चेंजेस तो हमने कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी किया था। और वहाँ पर देखिए साथ में यहाँ कुछ वहाँ पर देखिए जब हमने इस तरह से सिंगल ऑर्डर को डी डैश लिखा, डबल ऑर्डर को डी डैश माइनस 1 लिखा कोशी में, तो कोशी अवकल समीकरण में इस तरह के ए वाले पद नहीं थे, क्योंकि वहाँ अगर हम बात करें तो ए का मान कितना हो जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 रख दे, बी की वैल्यू 0 रख दे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाती है, कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए वहाँ पर इस तरह से ये जो कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का क्यूब, इस तरह की टर्म नहीं थी, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए ये मेथड हमने समझा था। और उसके बाद देखिए ये अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाती है, जिसको हम पहले की तरह हम सोल्व कर लेते हैं। और देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेंगे और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और देखिए आपकी बुक में यहाँ पर कितने एग्जाम्पल हैं, केवल 4 एग्जाम्पल हैं और चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किस तरह से है, एग्जाम्पल सेकंड। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल सेकंड में हमें क्या सोल्व करना है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 2x और इसका होल स्क्वायर हमें दिया गया है। और देखिए साथ में क्या है, d2y/dx² माइनस 6 1 + 2x और साथ में क्या देखिए dy/dx प्लस 16y और राइट साइड में क्या है देखिए 1 + 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसको कैसे पहचानेंगे, डबल ऑर्डर के साथ यहाँ पर एक्स की एक घात का बहुपद होगा, सॉरी एक घात क्या, 2 घात का, है ना। और यहाँ पर देखिए ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहाँ एक घात का बहुपद होगा। तो जितने कोटि का अवकलज होता है उतनी ही घात का यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, रेखिक बहुपद होगा। तो डबल ऑर्डर के साथ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, सिंगल ऑर्डर के साथ ए एक्स प्लस बी आता है, और कोई थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ क्या आ जाता है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है। तो देखिए यही लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है। ठीक है, तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन किस में बदल जाती हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरणों में बदल जाती है, जिसको y = CF+PI से हम सोल्व कर लेते हैं। CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझते हो। तो देखिए यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए दी गई अवकल समीकरण किस तरह से है, 1 + 2x का होल स्क्वायर d2y/dx² माइनस 6
1 प्लस 2x और देखिए dy/dx और प्लस 16y इक्वल 8 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः माना, इसके लिए क्या मानोगे आप, क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे? तो देखिए यहाँ सपोज दैट हम यहाँ पर लेके चलेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वहाँ पर क्या लेते थे हम, जेड बराबर लॉग एक्स। यहाँ क्या ले लेंगे, जेड बराबर लॉग ए एक्स प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 प्लस 2x है, इसी को हम जेड ले लेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जेड इक्वल 1 प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन हम इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में लेंगे तो ये बदल जाएगी। किस तरह से बदलेगी, अतः दी गई अवकल समीकरण इसका जो परिवर्तित रूप होगा, तो देखिए अवकल समीकरण का जो परिवर्तित रूप है वो किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2x, मैंने आपको बताया था ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव और उसके साथ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। तो उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, उसके स्थान पर लिखते हैं हम डी और d-1। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पर देखिए 2 घात आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, बस साथ में ये और लिख देते हैं। और बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस समघात रेखिक अवकल समीकरण की तरह है, कोशी अवकल समीकरण की तरह। तो देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर लिख देंगे बस, और फिर -6 इंटू, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ठीक है, 2 की पावर 1, और साथ में देखिए ये जो है ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा d, और आगे बढ़े तो प्लस 16y। तो यहाँ हम y को तो आउट कर देते हैं, पहले भी हम आउट जब जितने भी प्रश्न सोल्व किए हैं सब में आउट किया है, आपको करना है। ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में मिल जाए। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में देखिए 8। अब यहाँ तो देखिए हम जेड का सब्स्टिट्यूशन एक्स के पदों में ले रहे हैं तो एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक्स की जितनी भी टर्म्स है उसके स्थान पर हमें जेड मिल जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2x के स्थान पर हम रखेंगे ई की पावर जेड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई की पावर 2z। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चेंजेस करना है, बिल्कुल कोशी अवकल समीकरण की तरह कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर ये अगर मिटा दिया जाए तो ये कोशी में जैसा हम कैलकुलेट करते थे वैसी की वैसी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डी के साथ ये जो ए का मान है, ए का मान क्या होता है यहाँ पर, इस बहुपद में एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट ये ए है, तो जहाँ फर्स्ट ऑर्डर होता है वहाँ पर हम ए लिख देते हैं, है ना, और जहाँ सेकंड ऑर्डर का होता है उसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ए का स्क्वायर, जैसे d-1 और d-3, अगर 3 कोटि का अवकल आ जाता, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता, तो उसके स्थान पर 1 प्लस 2x की पावर 3 होती है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हम 2 का क्यूब। ठीक है, तो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में देखिए हमने जब लाइव सेशन हुआ था, पिछला लाइव सेशन, तो उसमें देखिए यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका था उस पर मैंने कम्प्लीटली डिस्कस की है और काफ़ी विस्तार से मैंने समझाया है। और यदि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में, उसको सोल्व करने में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो भी क्लास होगी, अभी तक हम लाइव क्लास लेते थे, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ऑफलाइन क्लास, देखिए ऑफलाइन में वीडियो बनाऊंगा और उसको सीधे ही अपलोड कर दूंगा, और वो वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। और देखिए इस वीडियो में कंसेप्चुअल जो भी प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी कंसेप्ट को समझने में, या एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, या एक्सरसाइज के किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, किसी भी एग्जाम्पल में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में मिलेगी उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो हम उसको
इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए आज से ये हमारा सिस्टम रहेगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताएं। और देखिए व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए हैं। तो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप किसी क्वेश्चन का इमेज शॉट लेकर मुझे भेज दीजिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे मिलेगी आपकी ओर से उन सभी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या मिलेगा। यहाँ देखिए 4d² माइनस 4d माइनस 12d प्लस 16y, ये लीजिए। और राइट साइड में क्या है 8e⁻²z। अब देखिए और हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2d²। यहाँ पर देखिए 16d, तो कितना रह जाएगा 8d। नो 4 से किया तो 4d होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 मिनट कितना बचेगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ तो d² बचेगा, यहाँ 16, और 16 को 4 से, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4, और y इक्वल टू e⁻²z। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने पर हमें इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है। और देखिए इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली, अचर गुणांकों वाली देखिए सब अवकल समीकरण है। और इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, CF/PI से। तो देखिए CF के लिए हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। तो देखिए इसकी जो सहायक समीकरण होगी किस तरह से होगी, डी के स्थान पर क्या रखा जाता है, एम रखा जाता है। सब जानते हैं आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है CF। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फैक्टर कर लिए हैं। m की 2 वैल्यूज हमें मिली है, क्लियर। तो देखिए देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x नहीं z, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और e⁻, कितना होगा यहाँ पर 2z, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है, पहले x था। ये भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये आप d तो ले रहे हो, लेकिन d क्या है, d इक्वल d/dz। चलो आगे बढ़ते हैं। m की वैल्यूज के बेस पे हमने देखिए CF निकाल लिया है, लेकिन रिजल्ट हमेशा ओरिजिनल वेरिएबल्स में दिया जाता है। ओरिजिनल वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, ओरिजिनल वेरिएबल्स देखिए यहाँ पर x है, तो z के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, log 1 प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पर हम z के स्थान पर लिखेंगे log 1 प्लस 2x। ब्रेकेट क्लोज। और देखिए e⁻²z, e⁻z क्या है यहाँ पर, e⁻z 1 प्लस 2x है। तो यहाँ पर 2z क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने CF को फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हम PI फाइंड करेंगे। तो देखिए PI को किस तरह से हम फाइंड करते हैं, 1/d का फंक्शन, d का फंक्शन क्या है, देखिए d-2²। फैक्टर वाली फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन कोस नहीं है। राइट साइड में क्या है, यहाँ पर राइट साइड में 2e⁻²z है। तो देखिए यहाँ पर 2e⁻²z। और देखिए जब इस तरह से e⁻²z आ जाता है तो यहाँ पर मेथड फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पर यहाँ d के स्थान पर इस z का कोफिशिएंट 2 रखते हैं, 0 हो जाता है। तो देखिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर स्पेशल केस, ये दो तो देखिए कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आप इस पर फोकस कीजिए, d-2 का होल स्क्वायर e⁻²z। तो देखिए यहाँ पर हम मेथड फर्स्ट अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर e⁻²z है। और देखिए यहाँ पर जैसे हम d के स्थान पर इस z का कोफिशिएंट 2 रखते हैं तो फिर यहाँ 0 हो जाता है। तो यहाँ पर उस मेथड फर्स्ट का स्पेशल केस क्या होगा, 2 पावर की वजह से 0 है, दैट इज z² 2 हमें लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर देखिए क्या मिला है हमें, z² e⁻²z। z का मान क्या है यहाँ पर, log 2x + 1 और इसका होल स्क्वायर।
ठीक है। और e की पावर 2z क्या है, देखिए 2x+1 का होल स्क्वायर, ये होगा फाइनल पी आई। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पी आई को भी फाइंड कर लिया है। तो देखिए कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सी एफ निकल गया है, पी आई निकल गया है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अतः दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल क्या होगा, अभिष्ट हल कैसे निकलेगा, y इक्वल सी एफ प्लस पी आई से। ठीक है। और समीकरण 1 से आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये काम आपको करना है, यहाँ पी आई की वैल्यू रखेंगे, यही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना बेहद आसान सी प्रक्रिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसमें टोटल 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको 4th एग्जाम्पल पे। तो देखिए पिछले 4-5 सालों में देखिए ये एग्जाम्पल 2-3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है। हर एक प्रश्न आसान होता है, हम ही प्रश्न को आसान बनाते हैं, हम ही प्रश्न को कठिन बनाते हैं। ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो हर कठिन प्रश्न भी आपको आसान नजर आएगा, और यदि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर हर आसान प्रश्न भी आपको कठिन सा लगेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या सोल्व करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। तो देखिए कौन सी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, 3x+2 का होल स्क्वायर। देखिए लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, और मेथड पे भी काफ़ी विस्तार से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 3x+2 का होल स्क्वायर, d² प्लस 3, और देखिए 3 के साथ क्या है यहाँ पर 3x+2, और देखिए d-36। ठीक है। y, और राइट साइड में है यहाँ पर 3x² प्लस 4x+1। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण क्या है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है वो किस तरह से दे रखी है, देखिए 3x+2 और इसका होल स्क्वायर, और देखिए d² और प्लस 3, और यहाँ पर देखिए 3x+2 और d-36, y इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है, देखिए डबल ऑर्डर के साथ एक रेखिक बहुपद की 2 घात आ रही है, सिंगल ऑर्डर के साथ इस 3x+2 ये रेखिक बहुपद है, उसकी 1 घात आ रही है। तो देखिए सिंपल सी बात है, d² के साथ ax+b का होल स्क्वायर आना चाहिए, d के साथ ax+b आना चाहिए, और अगर d³ आ जाता है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाता है, तो उसके साथ ax+b का होल क्यूब आना चाहिए। यही लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है। तो यहाँ पर हम पहचान चुके हैं ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, राइट साइड में क्या दिया है पहले मैं लिख देता हूँ। जब वक्त के साथ जब हम पी आई निकालेंगे तब चलेंगे हम राइट साइड पे। ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। जो कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने क्या माना और क्या मानते आए हैं। देखिए ये 3x+2 है, इसका लॉग फंक्शन z के इक्वल माना जाता है। तो देखिए z इक्वल हम क्या लेते हैं, log ax+b, ax+b के स्थान पर यहाँ क्या है 3x+2, और फिर इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए 3x+2 किसके इक्वल होगा, e की पावर z के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इस तरह का हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किस तरह का चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन के बाद देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंजेस आ जाता है। अतः दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का परिवर्तित रूप किसमें बदल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस तरह का चेंजेस होगा सब आपको पता है। इसका जो परिवर्तित रूप है
परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए परिवर्तित रूप क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ डी प्रश्न में ऑलरेडी दिया है और यहाँ पर डी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल जो प्रश्न में डी है वो है डी बाई डी एक्स। जब हम इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जब नया डिफरेंशियल ऑपरेटर का सिंबल लेते हैं तो वह डी बाई डी जेड होता है, ठीक है। और ये बस ध्यान रखना है, सिंबल आप कुछ भी लें। तो देखिए यहाँ डी ऑलरेडी दिया है तो हम यहाँ पर जो भी चेंजेज होगा उसमें हम डी डैश ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डी डैश। तो देखिए यहाँ पर 3x+2 ये डबल ऑर्डर का है, उसके साथ देखिए तो इस वाली टर्म के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, देखिए इस वाले पद के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, आपको मेथड में बता चुका हूँ। इसके स्थान पर लिखते हैं हम, देखिए डी डैश डी-1, ठीक है। यहाँ डैश इसलिए लगा रहे हैं, ऑलरेडी डी आया हुआ है इस डी में और इस डी में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर डैश लगा रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर ये भी साथ में रखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर देखिए +3, तो ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ +3। और देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ क्या है 3x+2। तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं 3 की घात 1 और यहाँ पर देखिए साथ में क्या आएगा डी डैश और -36 और देखिए यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ इसको हमें जेड में बदलना है क्योंकि डी डैश क्या है यहाँ पर डी बाई डी जेड, ठीक है। जेड के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन है। तो यहाँ भी राइट साइड में भी हमें देखिए, अब बात कर लेते हैं हम राइट साइड की, है ना। ऊपर इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं की थी, मैंने कहा वक्त के साथ हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसको हमें किस में बदलना है, इसको यहाँ पर हमें जेड के पदों में बदलना है, ठीक है। जेड के पदों में बदलने के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें। तो देखिए एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी e⁻z-2/3। तो आप एक्स की वैल्यू रख सकते हो, क्या रख सकते हो e⁻z-2/3। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, रिजल्ट तो वही आना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो परफेक्ट स्क्वायर भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर फिर एक ही ऑप्शन है, एक्स की वैल्यू आप निकाल के इसमें पुट कर दीजिए क्योंकि जेड के रूप में तो हमें रिजल्ट ला के दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x², एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर देखिए e⁻z-2/3, ठीक है, प्लस 4x। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 4x, एक्स के स्थान पर वही e⁻z-2/3, ठीक है। और यहाँ देखिए 3x² है, एक्स की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3x² प्लस 4x + 1, तो यहाँ पर +1। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बदल जाती है। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 9d² और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -9d', ये +9d' कैंसिल और यहाँ पर -36। तो देखिए सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है। और इसमें भी देखिए हम यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो देखिए 1/9 और 3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/3 e⁻z-2 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 4/3 और e⁻z-2 और +1, ठीक है। राइट साइड को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा d' - 4y इक्वल। अब देखिए इन तीनों में से हम 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो 1/27 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/3। तो देखिए 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया और साथ में 9 से भी हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर e⁻2z-2 का होल स्क्वायर और +4 e⁻2z-2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 कॉमन लेने से 3। चलो अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। d' स्क्वायर -4 y इक्वल 1/27। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ तो e⁻z है, क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक जल्दबाजी में यहाँ e⁻z में कर देता हूँ। अब देखिए इसका हम परफेक्ट स्क्वायर ओपन करें तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा a² माइनस ये लीजिए, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 e⁻2z और -8 और प्लस का कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन भी की है और इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पर
डी डैश का होल स्क्वायर -4 y इक्वल 1/27। और यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म कैंसिल हो जाती है। फाइनल कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ से e⁻²z और -1। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो डी डैश है, ये डी डैश क्या है, यहाँ पर डी डैश है यहाँ पर d/dz, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है। अब देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम CF/PI निकालेंगे। और CF के लिए देखिए क्या करेंगे, इसकी सहायक समीकरण हम ज्ञात करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। और देखिए डी डैश के स्थान पर हम रख देते हैं m, तो m² का मान 4 और m का मान मिलेगा हमें +-2। और जिसके बेस पर हम आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं, CF क्या है, C1e⁻²x नहीं 2z, ये विशेष कर ध्यान रखना है आपको, और e⁻²z। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए C1 e⁻²z। देखिए e⁻²z की वैल्यू कहाँ से लाएं, हम पहले देखिए e⁻z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। e⁻z है यहाँ पर 3x + 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x + 2 का होल स्क्वायर। और देखिए C2 और यहाँ हो जाएगा 3x + 2 की पावर -2। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर CF को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम PI फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ PI हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए PI क्या है और कैसे हम फाइंड करते हैं, बहुत सी बार मैंने आपको देखिए कई बार हम मेथड देख चुके हैं। तो PI फाइंड करने का जो प्रोसेस है, अब तो अपने माइंड में है ना, बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं PI को। तो बिल्कुल सिंपल से मेथड्स मैंने आपको बताए थे, 4-5 मेथड हमने देखे थे। 1/d का फंक्शन, डी का फंक्शन क्या है यहाँ पर देखिए d⁻² -4, d⁻² -4, ठीक है। और देखिए राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 1/27। और यहाँ पर देख सकते हैं आप e⁻²z -1। तो देखिए इसको किस तरह से सोल्व करें, और यहाँ पर देखिए 1/27 तो आउट कर देते हैं, कांस्टेंट है। और देखिए ई की पावर वाली टर्म जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ताकि कोई नॉन जीरो फैक्टर होगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, डी के स्थान पर 2 रख देंगे, जेड का गुणांक। और अगर कोई फैक्टर अगर जीरो वैल्यू दे देता है डी डैश के स्थान पर 2 रखने पर, तो वहाँ पर स्पेशल केस अप्लाई कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं इसके, d⁻+2 और d⁻-2, और साथ में क्या आ जाएगा e⁻²z। फिर देखिए यहाँ सेपरेट करें हम, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमें d⁻+2 और d⁻-2, और साथ में क्या देखिए 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻0z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम सोल्व करते हैं, तो 1/27, और यहाँ पर देखिए हम d के स्थान पर क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे हम 2 रखते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, 0 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं z⁻1/(1), ये स्पेशल केस हम अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ तो आप देख सकते हैं जेड के स्थान पर 0 रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड के सॉरी डी डैश के स्थान पर अगर हम 0 रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। और यहाँ पर चाहें तो हम e⁻0z भी लिख सकते हैं एक स्टेप में, उसके बाद यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसका मान तो कितना होता है 1। तो देखिए जेड का कोफिशिएंट यहाँ डी डैश के स्थान पर रख दिया जाता है। अगर नॉन जीरो आता है डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो स्पेशल केस अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 0 आ रहा था तो स्पेशल केस से हमें ये मिला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PI हमने फाइंड कर लिया है, इसको केवल कैलकुलेट और करना है, तो वो कर लेते हैं। 1/27, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें 1/4 z e⁻2z, और देखिए माइनस माइनस सब जानते हैं प्लस हो जाता है, e⁻0z भी 1 हो जाता है। ये लीजिए मिटा देते हैं, बाकी को 1 हो गया, तो +1/4 यहाँ पर हमें मिला है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 1/4 भी कॉमन लें, तो 27 × 4 दैट इज 108, ठीक है। और यहाँ पर देखिए z e⁻2z +1,
तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है और यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वेरिएबल्स में बदलना होता है। जेड क्या है देखिए log 3x, जेड क्या लिया था हमने, यहाँ पर जो भी फैक्टर है देखिए टर्म कहाँ है, ये देखिए 3x+2 है, जेड का मान कितना है 3x+2, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो देखिए जेड के स्थान पे क्या लिख रहे हैं हम log 3x+2, ठीक है, और e की पावर जेड क्या है यहाँ पर 3x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 2z है इसलिए और +1। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पी को फाइंड कर लिया है। अब इसको हम और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ ये लॉग फंक्शन के साथ जब ये लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इसका इनपुट हो, किसका, लॉग फंक्शन का। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको क्लियर लिखेंगे। यहाँ पर ये 3x+2 वास्तव में इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। 3x+2 का होल स्क्वायर इंटू log 3x+2+1 और दिस इज फाइनल पीआई। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई हमने फाइंड कर लिया है और इसके बाद देखिए हम इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। अतः दी गई अवकल समीकरण का हल, अतः दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल है, वो क्या होगा। सब जानते हैं y इक्वल CF+PI। CF की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 से रख दीजिए, PI की वैल्यू 2 से रख दीजिए, यही है फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो हमने सोल्व किए हैं। और इसके बाद देखिए आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 6H है, 6H एक्सरसाइज में देखिए लीजेंडर और कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टोटल इसमें देखिए 24 क्वेश्चन हैं, 24 प्रश्न हैं, ठीक है। अब देखिए हर एक प्रश्न यहाँ पर सोल्व करना संभव नहीं होता है। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कीजिए, क्योंकि देखिए मेथड आपको मैंने समझा दिया है। हमने कम से कम इसके 8-9 प्रश्न सोल्व किए हैं, दोनों तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो देखिए जब प्रोसेस समझ में आ जाता है तो फिर देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कीजिए और देखिए आज के इस सेशन में अगर किसी कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम हो, किसी कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं और एक्सरसाइज 6H के प्रश्न भी आप सोल्व कीजिए। और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आप कमेंट्स कर देना, और कमेंट्स जो भी आएंगे उन सभी कमेंट्स को मैं देखूंगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी मेरे तक पहुँचेगी उन सभी समस्याओं को हम नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।